तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग भी आप सभी लोग मेरे साथ ही साथ लिख लीजिए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके और मेरे बीच में कोई टाइम लैग ना रह जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए हम लोग कॉमनली डिनोट करते हैं किससे, पाई से, कुछ बुक्स में इसे पी से, कुछ बुक्स में यहाँ तक इसे रो से भी डिनोट किया गया है। तो आप दिल पे मत लीजिएगा इन सब बातों को, ये सब तुच्छ बातें हैं। पाई से हम लोग डिनोट करेंगे, जनरली पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो अगर ऑस्मोटिक को समझना है तो सबसे पहले तो आपको दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस नाम होता है उसका डिफ्यूज़न, इसे समझना पड़ेगा कि यार डिफ्यूज़न क्या होता है। समझ में आ गई बात। तो डिफ्यूजन आप सभी पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में, 11th वगैरह में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो सपोज करिए कि ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के बीच में ना ये मैंने एक कोई मेम्ब्रेन लगा दी है। ये क्या है, कोई मेम्ब्रेन है, कोई झिल्ली है ऐसी। जैसे मान लीजिए मैंने सेलोफिन लगा दी या फिर पार्चमेंट पेपर वगैरह लगा दिया, तो ये उसी कोई झिल्ली है, तो इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्याज वगैरह की आपने देखा होगा, प्याज को अगर आप छीलें तो उसके ऊपर से एक लेयर पतली सी निकलती है, उसे ही हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात आई समझ में। तो उसी टाइप के कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसी में से मैंने कोई सब्सटेंस यहाँ यूज़ करके उसकी एक झिल्ली यहाँ पर लगा दी। एक साइड मैंने यहाँ पर ना कोई ऐसे लिक्विड भर दिया, दूसरा, और यहाँ पर एक साइड इसके कोई दूसरा लिक्विड भर दिया, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये क्या है, ये S1 मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन है, और ये क्या है S2 यानी कि सेकंड सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए होगा क्या, जब ये मैंने बीच में झिल्ली लगा दी ना, तो इधर के पार्टिकल्स हैं जो, और कुछ इधर के पार्टिकल्स हैं, तो इधर के पार्टिकल झिल्ली में से होके इस तरफ, और इस साइड के पार्टिकल्स झिल्ली में से होके इस तरफ आने लगते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, जिसमें दोनों तरफ से ही पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि यहाँ से ना मूवमेंट जब भी होता है वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ से, हायर से लोअर। तो अब आप बोलेंगे यार तब तो हायर से लोअर मतलब एक ही साइड में होना चाहिए, ये दोनों साइड कैसे पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। तो देखिए एक साइड सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, एक साइड सॉल्यूट ज़्यादा होगा। जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा है इधर मतलब जिस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है उधर सॉल्यूट कम होगा, और जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है उधर सॉल्वेंट कम होगा। तो सॉल्वेंट कम से ज़्यादा की तरफ और सॉल्यूट ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाता है। तो इसी वजह से जो मूवमेंट होता है वो दोनों ही टाइप से होता है। किसमें, डिफ्यूजन की प्रोसेस में, हायर टू लोअर। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए एक स्पेशल केस यहाँ पर क्या है डिफ्यूजन का ही, ऑस्मोसिस। एक और प्रोसेस होती है यहाँ पर, ऑस्मोसिस। जरा अब आप सपोज करिए ना कि यही बर्तन था मेरा, बिल्कुल सेम। इधर मैंने एक लिक्विड भर के रखा था S1, ये बीच में ऐसे मेम्ब्रेन डाल दी, फिर से मेम्ब्रेन यहाँ पर मैंने लगा दी बीच में, और इस तरफ कोई दूसरा लिक्विड इस बार भर दिया S2। बात आई समझ में। अब देखिए ये मेम्ब्रेन क्या करती है, मेम्ब्रेन की मैंने क्वालिटी यहाँ पर बदल दी। ऊपर मैंने एक नॉर्मल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगाई थी, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। अब देखिए खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये थोड़ी अलग टाइप की मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल नाम है, इसका मतलब कि ना एक ही तरफ ये परमिएबिलिटी देती है। इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी देखिए दोनों साइड है, ये पार्टिकल्स को इधर से इधर भी जाने देती है, और ये पार्टिकल को इधर से इधर भी जाने देती है, ठीक है, दोनों को ही, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल को अलाउ करती है अपने अंदर से, और वो होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये वाली मेम्ब्रेन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। अब अगर आप सपोज करिए कि जो मैंने इधर सॉल्यूशन भर दिया है वो कैसा है, डाइल्यूट है, LUTE, ठीक है, डाइल्यूट है, और इधर वाला सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो देखिए
ये सिर्फ और सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगी? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। तो सॉल्वेंट का डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ कंसंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा है, क्योंकि ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट होने का मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा, मतलब इधर कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट का। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट कम। और आपको याद रखना होगा कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है किसका? डिफ्यूजन का ही। मतलब इसमें भी पार्टिकल्स का फ्लो किधर होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। मतलब जो भी फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो हायर से किधर की तरफ होगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड से किधर फ्लो करने लगते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन देते हैं किसकी? ऑस्मोसिस की, कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब अपने आप होने वाला, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात आई आपको समझ में? ये क्या है? ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके दिखाया है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सपोज करिए ना, मैंने ये बीच में क्या लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि SPM, और इसके बाद जो है एक तरफ मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या भर दिया? प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ मैंने एक भर दिया सॉल्यूशन। बात आ रही समझ में? तो आप बताइए फ्लो किधर से किधर होगा? तो क्योंकि ये SPM है तो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है, इधर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है, क्योंकि अब इसमें सॉल्यूट भी आ चुका है। तो अगेन फ्लो किधर होने लगेगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। बात आई समझ में? तो इन ऑस्मोसिस फ्लो की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। ऑस्मोसिस में फ्लो की डायरेक्शन किधर होती है? सॉल्वेंट से, सॉरी, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ में। बात आई समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के बेस पे ना हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अगेन फिर से एक डायग्राम बना के सारी चीज़ें बनाकर अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आपको ये समझने में भी कोई कष्ट नहीं होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हमने बना दिया एक बड़ा सा कटोरा, और कटोरे के बीच में लगा दी हमने एक बढ़िया सी यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो SPM है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और ये नेचुरल भी हो सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। अब आर्टिफिशियल जैसे लेबोरेटरी वगैरह में हम लोग जो है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe CN6, इसकी आर्टिफिशियल SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। इसके अलावा निकिल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके नाइट्रेट जो होते हैं, इनके नाइट्रेट कंपाउंड जो होते हैं वो भी SPM की तरह वर्क कर सकते हैं। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू हो गया या प्लांट टिश्यू हो गया, उसके नीचे जो पतली सी परत स्किन के नीचे, जस्ट स्किन के नीचे वाली जो लेयर पाई जाती है वो भी एनिमल SPM का वर्क करती है। यानी कि एनिमल सेल या प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो ये भी SPM का वर्क करता है, प्लांट सेल की। ठीक है, अब SPM से ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ऑस्मोसिस होता है SPM के थ्रू, इसी की घटना का कुछ एग्जांपल वगैरह देते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि अगर कोई किशमिश है, अगर किशमिश है और अगर हम उसे पानी में रख दें तो क्यों बताइए वो फूल जाती है? सॉरी, तो क्यों किशमिश को पानी में रखने पर किशमिश फूल जाती है? तो उसका कारण देखिए यही है यहाँ पर कि पानी कैसा है, रिलेटिवली हमारे लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और किशमिश की अगर हम बात करें यहाँ पर तो किशमिश कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड। किशमिश के अंदर जो भी मटेरियल है वो कैसा है? रिलेटिवली बाहर वाले पानी के कंपैरिजन में, सॉरी अगेन, कंसंट्रेटेड है।
तो यहाँ पर देखिए जो वाटर होता है ना उसका फ्लो किधर से किधर होने लगता है, बाहर वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो किशमिश के अंदर भरा है उसकी तरफ, और इसी वजह से किशमिश ऐसे फूल कर बड़ी हो जाती है। बात आई समझ में। लेकिन अगर इसी फूली हुई किशमिश को, अगेन सॉरी चौक से थोड़ी एलर्जी है मुझे, गलत प्रोफेशन ही सेलेक्ट कर लिया है टीचिंग का। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फिर से इसी फूली हुई किशमिश को नमक के पानी में यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में रखने पर देखिए क्या होगा, अब ये किशमिश बाद में ऐसे पिचक कर छोटी हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जो किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन है रिलेटिवली डाइल्यूट हो चुका है और बाहर कैसा है, कंसंट्रेटेड। तो इस बार फ्लो किशमिश के अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि डाइल्यूट से किधर की तरफ हुआ है, कंसंट्रेटेड की तरफ। बात आ गई आपको समझ में। तो इसीलिए किशमिश पिचक कर छोटी हो जाती है। तो देखिए अब ये रीज़न था किसका, किशमिश के वापस श्रिंक हो जाने का। यहाँ पे फूल जाती है और यहाँ पर श्रिंक हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन ऐसे एग्जाम्पल थे ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर। हमें किसको समझना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो देखिए इस तरफ इस बार मैंने क्या भर दिया है, सॉल्वेंट, यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया, SPM, और इधर मैंने भर दिया एक कंसंट्रेटेड, या चलिए हम नॉर्मली कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं बस सिंपल सा। फ्लो ड्यू टू ऑस्मोसिस किधर से किधर की तरफ होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर हायर टू लोअर का मामला ना होता ना तो देखिए इधर से भी सॉल्वेंट उधर फ्लो हो जाता, तब तो वो डिफ्यूजन हो जाता। बट यहाँ पर डिफ्यूजन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्लो हो रहा है खुद ब खुद, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से। अब देखिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया बर्तन के ऊपर, ये लग गया बर्तन पे पिस्टन, और अब मैंने इसी पिस्टन में ऐसे हैंडल लगा के इसके ऊपर से प्रेशर डालना शुरू किया। मतलब सॉल्यूशन वाली साइड पे मैं प्रेशर अब लगा रहा हूँ अपनी तरफ से। प्रेशर जब मैं इधर लगाते जाऊंगा ना तो देखिए होता क्या है, ये प्रेशर, क्योंकि आप सबको आपने फ्लूइड चैप्टर पढ़ा 11th क्लास में, तो आपको मालूम होगा अगर किसी भी जगह हम प्रेशर लगाएं तो पूरे एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये प्रेशर यहाँ इस पूरे एरिया SPM के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रेशर हम यहाँ से डाल रहे हैं ये इधर से आने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ना ब्लॉकिंग स्टार्ट करता है, बोलता है अब रुकने लगो भाई लोग, अब इधर मत आओ। ठीक, लेकिन होता क्या, ये लोग भी मानने वाले हैं नहीं, बोलेंगे SPM ने हम ही को अलाउ किया है, ज़्यादा मत ऐठो। ठीक है, तो ये लोग भी इधर से आने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, दबदबा कायम करने के लिए हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इस तरफ आना रुकते जाता है, जो ज़्यादा ढीठ होते हैं वहीं आने लगते हैं। ठीक, यानी कि जब भी हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुकती जाती है, स्लो होती जाती है। बात आई समझ में। एक पॉइंट कोई ऐसा आएगा, मान लीजिए मैंने पिस्टन को पहुंचा दिया इस जगह पर, ये पिस्टन को मैंने दबाते 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 इस जगह पे पहुंचा दिया, तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा अब कि जब मैंने मान लीजिए कोई प्रेशर लगाया, क्या, P डैश। ठीक है, P डैश प्रेशर पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर से इधर आना रुक गया। तो P डैश क्या है, जिस पर ऑस्मोसिस की प्रेशर क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। तो देखिए वही प्रेशर, ये जो P डैश है, यही प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ आना रुक जाए, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी वो प्रेशर जिस पर रुक जाए ऑस्मोसिस की प्रोसेस, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई। तो यहाँ पर P डैश किसके बराबर हो जाएगा, पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। बात आ गई आपको समझ में। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कितना होता है, क्या होता है। ये तो समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी एक इक्वेशन है, वॉल्ट ऑफ इक्वेशन। अगर हम देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया है कि पाई जो होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन,
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा प्रेशर मुझे उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। बात आई समझ में। दूसरी चीज़ कि ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पर हम ये प्रोसेस करवा रहे हैं, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। देखिए यहाँ पर बेसिकली कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये था ना कि पाई नंबर ऑफ मोल्स जो भी प्रेजेंट है यहाँ पर सॉल्यूट के, उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो n बाई वी ऑब्वियस सी बात है क्या होता है c, तो इसीलिए मैंने उसे डायरेक्ट c लिख दिया है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c इंटू टी। और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आता है कांस्टेंट, तो पाई इज इक्वल्स टू c, कांस्टेंट क्या आता है r इंटू टी। तो r यहाँ पर क्या है, r वही हमारा यूनिवर्सल गैस सॉल्वेंट जो हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ते थे, और ये इक्वेशन पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी भी आइडियल गैस इक्वेशन के ही कंपेरेबल है। वहाँ पर भी देखिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, P इज इक्वल्स टू एन बाई वी इंटू आर टी, और एन बाई वी किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के। तो यहाँ से सेम दोनों इक्वेशन है, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। पाई यहाँ से आपको इस इक्वेशन के थ्रू मिल जाएगा। ये किस केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में। अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो पाई इज इक्वल्स टू आई यानी वॉल्ट ऑफ फैक्टर इंटू सी आर टी कर दीजिए, आपका काम फिर अगेन बन जाएगा। तो यहाँ से फाइनली फिर आप पा जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन करने का मेथड था कि आखिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करें ऐसे। अब यहाँ पर ना एक प्रोसेस और आती है जिसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम इन शॉर्ट आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है चलिए समझें। P डैश वो प्रेशर था जिस पर मेरी ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। अब अगर मैं क्या कर दूं ना, थोड़ा सा प्रेशर और अगर अब मैंने लगा दिया, यानी इसी सॉल्यूशन साइड पर मैंने एक प्रेशर अब और लगा दिया, मान लीजिए पिस्टन को अगर थोड़ा सा भी और खिसका दिया, सपोज करिए यहाँ तक इतना सा भी अगर, तो ये वाला प्रेशर जो कि P डैश से कैसे, मान लीजिए प्रेशर क्या लगाया मैंने P नॉट के बराबर, जो कि P डैश यानी पाई से ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल इस बार सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ना, वो फ्लो होके किधर की तरफ जाने लगेंगे, सॉल्वेंट वाली साइड। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल के किधर जाने लगेगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। मतलब आपने क्या देखा कि यार ये तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस ही रिवर्स हो गई, इसीलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब अगर सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो जाती है, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस बार ना ये वाली प्रोसेस आपके लिए स्टॉप हो जाएगी, किस केस में, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में। और यहाँ पे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे तो सॉल्वेंट के ही पार्टिकल, ठीक है, लेकिन इस बार किधर, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। समझ गए। तो ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, और यही टेक्निक आप नॉर्मली घरों में आपके जो आरओ वाटर फिल्टर लगा होता है उसमें भी यूज़ होती है। उसमें देखिए होता है कि आपका जो इम्प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है, और उसमें भरा होता है लिक्विड जो कि एकदम कैसा होता है, प्योर सॉल्वेंट का वर्क करता है। तो जैसे ही आपका जो है कंसंट्रेटेड यानी इम्प्योर वाटर आता है, यहाँ पर बीच में लगी होती है एसपीएम, जो आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मेड, इसमें कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल यहाँ पर एसपीएम लगी होती है, उसमें किसी तरह से मैकेनिज्म के थ्रू ये जुगाड़ कर लिया जाता है कि वो इस साइड इतना प्रेशर डाले जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो। तो जैसे ही प्रेशर पड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, यहाँ से जो सॉल्वेंट होता है यानी प्योर वाटर, वो फ्लो होके आने लगता है इसी प्योर सॉल्वेंट में, और हम फिर उसी को ड्रिंक करते हैं। बात आई आपको समझ में। तो यही मैकेनिज्म होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं आरओ। और आजकल उसमें थोड़ा और जम्स वगैरह मारने के लिए यूवी लाइट फिल्टर वगैरह, मिनरल्स वगैरह भी देखिए, यहाँ पर सॉल्यूट है पानी में घुले हुए, तो सॉल्यूट तो जा नहीं सकता, तो पानी के मिनरल खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से जब पानी इस एसपीएम को पार करके इधर आ जाता है तो वहाँ बीच में मिनरल कार्टेज वगैरह लगा के उसमें एडिशनल मिनरल्स अपनी तरफ से ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है उसका, सिंपल सा, जो आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमने देखिए पूरा का पूरा क्या कवर कर लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पोर्शन।
यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये भी क्या होती है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात आई आपको समझ में? इस तरह से देखिए पूरा ये तो हमारा डिस्कशन हो गया, वांट ऑफ फैक्टर लगा के भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपनी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लॉ, हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा, साथ ही हम कुछ टाइप्स के सॉल्यूशंस के बारे में और समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको फाइनली ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास को अपनी यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए करिए मेरा इंतजार, और इंतजार करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि वीडियो को रिवाइज करते रहिए ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। टिल देन बाय।